मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उस वक्त में मेरी फैमिली के मेरे घर की कंडीशन ये थी कि अगर दोपहर को फॉर एग्जांपल खाना खाया तो मुझे नहीं पता रात को क्या खाना में मिलेगा। जो खास तौर पर फॉरेनर्स प्लेयर्स हैं वो सुबह उठेंगे और बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे और स्ट्रेट वे जिम चले जाएंगे। तो मुझे वो सबका पता होता था कि शोएब मलिक का ऑमलेट किस तरह का होना चाहिए, सरफराज भाई का किस तरह का ऑमलेट पसंद करते हैं। अगर एक डिश के अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं ना, तो 10 इंग्रेडिएंट्स की डिफरेंट कुकिंग टाइमिंग है। तो जब तक आप उस इंग्रेडिएंट्स को उसका एक टाइम नहीं ना दोगे तो वो अपना रूमा नहीं देगी। मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। आपके कप्स ऐसे हैं जिसमें ऊपर साइड पे ग्रामिंग्स लिखी होती है। अगर आपने कोई चावल बनाने हैं तो आपने जितना पानी डालना है आप उसमें उस कप यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ही ऐसे गेस्ट्स को आपके सामने लेके आते हैं और उनकी स्टोरी को आपके साथ शेयर करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करें और आपको उनसे कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ असद हसन साहब, ये पिछले 10 सालों से कुकिंग और मीडिया की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उनको खाना सर्व करना, खाना बना के देना, उनके साथ भी इन्होंने काम किया और एक एक प्लेयर के टेस्ट का इनको पता है कि किसको क्या चीज़ पसंद है और कौन क्या चीज़ लाइक करता है। इंडस्ट्री के लोगों का इनको पता है। हम इनसे जानेंगे कि इस फील्ड में ये कैसे आए, कैसे इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ असद हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने इस फील्ड में आने का सोचा कब, आपके अंदर इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? यानी कुकिंग की फ़ील्ड आम तौर पे इतनी जल्दी लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन आप कुकिंग की फ़ील्ड में आए, ये इंटरेस्ट कब और कैसे आपके अंदर पैदा हुआ और फिर आपने आगाज़ कैसे किया? अली भाई, ये सब कुछ मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं कासिम अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं जिनके पास इस तरह के लोग मौजूद हैं जो प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले। और सेकेंडली ये कि जो आपने बात की कि मैं 10 ईयर्स से इस फील्ड के अंदर हूँ और पीएसएल का जो आपने जिक्र किया, तो पीएसएल में ये कि जब से 2016 में फ़र्स्ट पीएसएल का फ़ाइनल लाहौर में हुआ था, तो तब से मेरी ड्यूटीज़ प्लेयर्स के साथ लगती है। उसके अलावा भी पीएसएल से हट के भी जब भी कोई टूर्नामेंट होता है या कोई लीग्स वगैरह होती हैं या जैसे उसके बाद एक टीम आई थी वर्ल्ड 11 के नाम से, ऑल ओवर वर्ल्ड के उसमें प्लेयर्स थे और पाकिस्तानी टीम थी। और फिर उसके बाद श्रीलंका आई और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आई और अभी रिसेंटली जो है वो पीएसएल हुआ। तो जितने भी मैचेस होते हैं उसमें जो है ना वो प्लेयर्स हमारे पास होते हैं। तो क्या होता है कि ब्रेकफास्ट में कोई प्लेयर आ रहा है तो या लंच में आ रहा है, डिनर में आ रहा है, तो मेरी ड्यूटी उनके साथ होती थी। तो मुझे वो सबका पता होता था कि शोएब मलिक का ऑमलेट किस तरह का होना चाहिए, सरफराज भाई का किस तरह का ऑमलेट पसंद करते हैं, अमाद भाई किस तरह का पसंद करते हैं। तो कुछ जो है वो थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, जैसे डैरन समी हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं, उनको मटन कढ़ी बहुत पसंद है और वो भी स्पाइसी। तो अहमद शहजाद हैं, वो जो है दाल बहुत शौक से खाते हैं और वो भी मिक्स दाल जो होती है ना वो खाते हैं तड़के के साथ और स्पाइसी दाल उनको बड़ी पसंद है। तो और बाकी जो आपने पूछा कि मुझे जो है इस फील्ड में मैं कैसे आया और किस तरह से जो मुझे शौक़ पैदा हुआ, आगाज़ कहाँ से किया था? आगाज़ मैंने दरअसल अली भाई, मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि जिस टाइम मैंने होश संभाली थी तो मेरे वालिद साहब जो थे ना एक रिक्शा ड्राइवर थे। मैंने अपने वो उस टाइम के अंदर जब मैं उसको याद करता हूँ कि वो मुझे हर वक्त अपना वो वक्त याद रहता है। तो उस वक्त में मेरी फैमिली के, मेरे घर की कंडीशन ये थी कि हम स्टडी भी करते थे और अगर दोपहर को फॉर एग्जांपल खाना खाया तो मुझे नहीं पता रात को क्या खाना में मिलेगा। इस तरह की कंडीशन से मैं बिलोंग करता हूँ। तो तब मैंने रेस्टोरेंट में एज अ वेटर जो है वो काम स्टार्ट किया हुआ है। एज अ वेटर से मुझे इनके 1 वीक के कह लें या 1 मंथ कह लें, मैंने एज अ वेटर किया था तो मुझे उन्होंने कैश पे बिठा दिया था। कंप्यूटर का मुझे थोड़ा पता था तो मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर पे एज अ कैशियर काम स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद यासिर ब्रोस से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ये 2008 की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं कॉलेज सुबह टाइम आईकॉम कर रहा था और फिर उसके बाद साथ रेस्टोरेंट में मैं जॉब कर रहा था। तो वहाँ से जो है ना फिर कन्वर्ट हुआ और फिर मेरे फैमिली से तरफ से एक जगह से सपोर्ट आई तो उन्होंने मुझे प्रॉपर मैंने प्लान किया कि यार अगर मैं
इस फील्ड में सीख लेता हूँ तो मुझे जो है ना वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो मैंने प्रॉपर जो है, जो मैंने प्लान किया कि मुझे शेफ़ बनना है, क्योंकि मैं वहाँ पे एज ए कैशियर देखता होता था कि शेफ़ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो मैंने एज अ शेफ़ जो है ना, फिर वहाँ से बीकॉम को क्विक करके तो मैंने कॉथम यूनिवर्सिटी से जो है वो प्रॉपर ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करके 2 साल की। अच्छा, बड़े इंटरेस्टेड ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर जो मैंने अपने यूथ को देखता हूँ कि वो जिस टाइम स्टडी कंप्लीट हो जाती है तब जो है ना वो जॉब की तरफ जाते हैं। पर हम मुझे याद है कि मेरा भी सेकंड सेमेस्टर था, तो हमारा एक ग्रुप था क्लास का, जिसमें आप कह लें कि हम टोटल 40+ स्टूडेंट्स थे। तो हमारे 7-8 लड़के ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा शौक था, जिनको जो है ना आप कह लें कि ड्रीम थी कि रेस्टोरेंट में जाने की, कुकिंग की, यानी कि इतना हमें शौक था। तो हमने सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी, और जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो गया तो हम जॉब पे थे। तो उनका रूल ये है कि जिस टाइम स्टडी कंप्लीट होती है ना, तो वो क्या कहते हैं कि 6 मंथ आपने इंटर्नशिप करनी है, तो तब आपको डिग्री मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि हम लोग प्रॉपर जॉब पे थे। अब वो कहते नहीं, हम आपको जहाँ भेजना है यहाँ पे ही आपने इंटर्नशिप करनी है और फिर आपको डिग्री मिलेगी। हम कह रहे यार, हम तो जॉब कर रहे हैं, हम जॉब छोड़ के हम इंटर्नशिप पर जाएँ। लेकिन ये है कि वो सॉर्ट आउट हो गया चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि अपने कोई भी काम करना है ना, तो जब तक आपका दिल नहीं लगता या जब तक आप वो प्रॉपर उसको शौक से नहीं ना करते, तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। तो मैं यानी कि उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ऐसे कि अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे चांस मिल गया पढ़ने का। उनके थ्रू एक अच्छी जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। तो 2013 में मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है ना चैनल 5 पे जाता था रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए। तो मेरा काम कुछ ऐसा था कि जब मैं गया तो वो जस्ट रमज़ान ट्रांसमिशन में आप कह लें कि 6 के 7 दिन डिफरेंट डेज़ पे ना मुझे उन्होंने इनवाइट किया, यूनिवर्सिटी वालों के थ्रू मैं गया। तो उस सारी टीम को मेरा काम ऐसा लगा कि ईद के बाद उनका एक शो स्टार्ट हो रहा था T@5 के नाम से, शाम टाइम। तो उन्होंने मुझे उसमें अपना शेफ़ रख लिया। वहाँ से स्टडी भी चल रही थी और वहाँ से मुझे एक चैनल पे जॉब भी मिल गई। वो मेरा स्टार्ट था टीवी पे। मुझे सर ये बताइएगा कि आप जब इस फील्ड में आने के बाद आपको सबसे मुश्किल सीखने के हवाले से क्या चीज़ लगी? मैंने आपको पहले बताया ना कि इस फील्ड से पहले मेरी लाइफ के अंदर इतना टफ टाइम था कि जब मैं इस फील्ड के अंदर आया ना, तो एक तो मुझे शौक था, और एक आप कह लें कि आप यकीन करें कि सुबह टाइम मेरी स्टडी चल रही है, 2 बजे तक मेरी क्लास होती थी, और 2 बजे हम वहाँ से निकलते थे, सीधा 3 बजे हम रेस्टोरेंट चल जाते थे। और उस रेस्टोरेंट में हम लोग सारा दिन इंटर्नशिप करते विदाउट पे, ठीक है। और रात को 2 बजे तक हम रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सारा काम करके 12 बजे रेस्टोरेंट क्लोज़ होता है, किचन क्लोज़ करके, वॉशिंग करके, दीवारों पे कपड़ा मार के, नीट एंड क्लीन करके हम लोग अपने हाथों से वापस घर आते थे, ठीक है। एक ड्रीम ऐसा था, एक शौक ऐसा था काम करने का, ऑर्डर्स लगाने का। स्टार्टिंग के अंदर कोई भी रेस्टोरेंट, जब कोई फ्रेश स्टूडेंट होता है ना, तो उसको ऑर्डर लगाने की परमिशन नहीं होती, उसको काफ़ी अच्छा जो है ना बैकअप पर रखते हैं जिसको कटिंग के लिए। और तो हमारा ड्रीम था कि यार हम ना ऑर्डर लगाएं, आगे काम करें। तो एक शौक ऐसा था, एक आप कह लें कि अंदर जो है ना एक जुनून था हमारे, ठीक है। तो उस जुनून से जब काम करते थे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती थी, ना उस टाइम गर्मी का पता चल रहा है, ना उस टाइम आपको किसी और चीज़ का पता चल रहा है। हालांकि नॉर्मल जो हमारे रेस्टोरेंट से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का किचन जिस तरह के होते हैं कि आप यकीन करें कि शेफ़ कोट होता है ना, बिल्कुल भीग जाता है पसीने के साथ। लेकिन आप कह लें कि जिसको शौक होता है, जिसको आप कह लें कि लगन होती है ना, उसको उन चीज़ों को नहीं पता चल रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस अपने काम में लगन होता है और कोशिश होती है कि जो उसके सीनियर, उसके जो बॉस हैं, मैक्सिमम उससे लर्न कर ले। क्योंकि एक ये बड़ा पॉइंट है हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि कोई भी इतनी जल्दी आपको सिखाता नहीं है, आगे नहीं लेके आना चाहता। उनको कुछ लोगों की, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ लोगों की जो है ना वो थिंकिंग ये होती है कि अगर हमने इनको आगे ले आए तो हम लोग घर चले जाएंगे। तो मिला अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाले हैं, ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि आपको खुद इतनी ऐसी मेहनत करनी पड़ती है कि अगला खुद आपको कहे कि यार ये काम देख लो ज़रा। सर मुझे ये बताइएगा, आपने PSL के काफ़ी प्लेयर्स के साथ काम किया, उनकी सर्विंग भी की। सबसे ज़्यादा हमारे प्लेयर्स में से, क्रिकेट टीम में से फूड लवर कौन है? सारे ही फूड लवर हैं। सही। क्योंकि इनकी जो लाइफ है, इनकी जो प्रैक्टिस जो होती है ना, वो बहुत टफ होती है। तो आई थिंक मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया, पाकिस्तान टोटल टीम जितनी है इनके साथ भी काम किया, इनके सीनियर्स के साथ भी काम किया, और इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ काम किया। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि तकरीबन हर लोग जो है ना फूड लवर हैं। उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और मेन चीज़ जो होती है ना, जो अच्छा क्रिकेटर है,
जो अच्छा क्रिकेटर है वो अपनी बॉडी के साथ, अपनी सेहत के साथ सिंसियर होता है। वो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो ख़ास तौर पर हमारे फॉरेनर्स प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो सुबह उठेंगे और बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे और स्ट्रेट वे जिम चले जाएंगे, जिम करके आएंगे और पोरिज वगैरह और लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो फिर अपना लंच और डिनर वगैरह करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई जो हेल्दी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ईस्ट टू एवरीथिंग, उनको पता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है और वो उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इंडस्ट्री के जितने लोगों के साथ आपने काम किया उनमें से कोई ऐसा बंदा जो आपको फ़ोन करता हो बार बार, या वो कहता हो कि आपके हाथ की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे अभी खानी है, जो आपके साथ जिसका बड़ी फ्रैंकनेस हो, क्लोज ताल्लुक हो, वो कौन है? अली भाई ऐसे तो बहुत से हैं प्यार करने वाले, लेकिन एक मोहब्बत दो करने का वाले। आपने नाम मैं जो आपने बाद में बताया जो बार बार बुलाते हैं उनका बताता हूँ। वो मैंने राशि महमूद साहब फिल्म स्टार हैं, प्राइड ऑफ प्रोफेसर जिन्हें मिला हुआ है। उनके साथ ये है कि उनको ना प्रॉन्स बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है, वो खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, हाँ, तो उनको प्रॉन्स बहुत पसंद है। तो वो अक्सर क्या करते हैं कि वो जो है ना ख़ास तौर पे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो है ना वो मुझे बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ना उनकी लाइफ का बड़ी अच्छी स्टोरी है, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। उनका चीट डे है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को वो किसी को कोई टाइम नहीं देते, वेडनेसडे को वो फैमिली को टाइम देते हैं, ठीक है, और उनका एक कह लें कि फूडी डे होता है उनका, ठीक है। तो उस दिन उनकी कोशिश होती है कि वो पहले मुझे कहता है ऐसा नहीं तू आना है लाजमी, ठीक है, सामान मैं मुझे बता दे मैं मंगवा लेता हूँ, तो मुझे अच्छे से डिफरेंट वाले प्रॉन्स बना के देने हैं, तो उनका अक्सर फ़ोन आता है। और उसके अलावा ये है कि और बहुत से आर्टिस्ट हैं जिसमें इब्रार भाई हैं, इब्रार भाई के घर जाके बहुत मैंने कुकिंग की है। उसके बाद आगा माजिद साहब, वो ख़ुद बहुत अच्छी कुकिंग। अच्छा, वो मैं उनके घर गया तो उससे एक दिन पहले कि मैं जिस दिन गया उससे एक दिन पहले रात को उन्होंने करेले गोश्त बनाया हुआ था, कॉमेडियन आगा माजिद साहब। मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा अगर भाई आप ही ने बनाए हैं कहते कि यार कसम मैं ही बनाए ने, तो बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बनाए हुए थे। तो मैंने कहा यार मैं तो आपकी कुकिंग का फ़ैन हो गया हूँ, इतनी है मज़ेदार। तो इस तरह के बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्टैक्ट्स में भी हैं और जिनको मेरा खाना भी पसंद है। और अक्सर बल्कि ज़्यादातर ये होता है कि जब भी किसी से कोई बात होती है, कोई कॉल करता है किसी काम के लिए, तो ये कहते हैं यार कब खिला रहे हो अब लेकिन टाइम की वजह से जो है ना नहीं मैनेज हो पाता। सर, अब तक आप कितने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में शामिल हो चुके हैं और किन किन लोगों के साथ काम कर चुके हैं? मैं चाहता हूँ ब्रीफली थोड़ा सा आप बता दें। अली भाई तादाद तो नहीं याद के कौन कौन से चैनल पे कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है, City4 पे, A+ पे, यानी कि लाहौर के जितने भी आपके चैनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब पे काम तो किया हुआ है। लेकिन जो इनके साथ काम किया उसमें आप कह लें कि स्टार्ट में जो मेरा स्ट्रगल टाइम था उसमें मैंने नुमान जाज साहब के साथ काम किया, जुगन काज़मी के साथ काम किया, फिर नूरुल हसन साहब के साथ, उनके साथ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे फैमिली टर्म्स हैं। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो है मैंने रीमा खान के साथ काम किया, वो होस्ट थी हमारी। और फिर उसके अलावा डिफरेंट आपको पता है जो हमारी बेसिक में रमज़ान ट्रांसमिशन जब कर रहे होते हैं तो एक पूरा एक पैनल होता है जिसमें कुआल खान भी होते हैं, जिसमें नाथ खान भी होते हैं, जिसमें स्कॉलर्स भी होते हैं, जिसमें होस्ट भी होते हैं, तो एक टीम होती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो मुझे याद है मैंने फर्स्ट ट्रांसमिशन की थी 2014 में, तो तब का जो पैनल था उसमें काशिफ महमूद साहब होस्ट थे, काशिफ महमूद, और उसके बाद आमना कदार होस्ट थी, फिर उसके बाद असरार काज़मी साहब थे, फिर उसके बाद शेर मियादाद जो कि हमारे कवाल के किंग हैं, ठीक है, वो उसमें थे। क्योंकि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा पहला चांस ही जो है ना वो ऐसे लोगों में मिला जो कि अपने फील्ड के नामवर लोग थे। तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ भी काम किया तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एक या बड़ों की दुआएं थी कि मुझे जो है वो उन सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। और बस काम में मेहनत ऐसी थी कि जब भी किसी से काम किया तो जो भी उनको खिलाया उनको याद आज भी है वो चीज़ें। सर, आज की जो नशिस्त है, इंटरव्यू है, इसका सबसे अहम सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, वो ये है कि आप अपने खाने में ऐसा क्या डालते हैं? इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो उनको आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो इतना मज़ेदार और लजीज़ खाना बनता है कि जो भी उसको खाता है वो फिर आपका फ़ैन हो जाता है। तो वो मुझे बताइएगा कि वो क्या टिप है, वो क्या फार्मूला है? ज़ाहिर है आप फार्मूला तो नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा तो काम है पूछना तो आप बताएं कि क्या ऐसा करते हैं आप खाने में? अली भाई मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कुकिंग करूँ ना तो प्रॉपर तरीके से करूँ और दिल से करूँ, ठीक है। तो जब भी हम किसी चैनल वगैरह पे या कहीं कहीं भी मुझे कोई घर इनवाइट करता है तो मैं जाता हूँ, तो मैं इतना टाइम निकाल के जाता हूँ कि मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से डिश बना सकूँ। क्योंकि उसकी रीज़न क्या है
कि अगर एक डिश के अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं ना, तो 10 इंग्रेडिएंट्स की डिफरेंट कुकिंग टाइमिंग है। तो जब तक आप उस इंग्रेडिएंट्स को उसका एक टाइम नहीं ना दोगे, तो वो अपना अरोमा नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी पाकिस्तानी कुजीन की, तो ऑयल के अंदर जब आप प्याज डालेंगे तो प्याज को थोड़ा टाइम लगेगा ब्राउन होने में। जब तक आप उसको ब्राउन नहीं करेंगे तो उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक आप ऐड करेंगे तो उसको आप थोड़ा भुने ताकि वो अपना फ्लेवर दे। फिर ग्रीन चिली डाल रहे हैं, फिर उसके बाद चिकन डाल रहे हैं, फिर चिकन को थोड़ा उसमें भुने ताकि वो हर चीज़ का जिंजर गार्लिक अनियन का टेस्ट उसमें जाए मसाला डालने से पहले, उसमें भुने, फिर उसका मसाला डालें, फिर उसको उसमें भुनाई करें, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेवी डालें, टमाटर डालें, फिर उसके बाद आप उसमें मसाले वगैरह डालें। तो क्या है कि जो जो चीज़ ऐड कर रहे हैं आप उसको प्रॉपर उसका टाइम देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसका फ्लेवर ऐड होते होते तो एक डिफरेंट और मज़ेदार सी एक डिश बनेगी। अच्छा सर, दो तरह से खाना बनता है, थोड़ा सा मैं ये आपसे पूछूंगा। एक तो वो बारीक कटी हुई सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, प्याज टमाटर ये वो, और एक होता है पिसा हुआ, यानी वो ग्राइंडर में जो उसको किया होता है वो बिल्कुल उसकी पेस्ट सी बन जाती है। तो इसमें से सही तरीका कौन सा है? अच्छा, जो ग्राइंडर वाला आप कह रहे हैं ना, बेसिकली उसको भी पहले क्या करते हैं कि काट के रफ कटिंग में करके उसको फ्राई किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्राउन अनियन जो है, पहले उसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके उसको दरदर करेंगे। उसकी रीज़न क्या होती है कि अक्सर जिस टाइम आप उसको ब्राउन करते हैं तो वो कुछ ब्राउन हो जाता है, कुछ खड़ा खड़ा प्याज रह जाता है। तो खड़ा खड़ा ना रहने की वजह से उसको क्या करते हैं कि उसको जैसे बिरयानी में यूज़ कर रहे हैं या किसी कढ़ाई में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उसका ग्राइंड कर लेते हैं, या उसको बेसिकली ग्राइंड भी नहीं करते, उसको हाथ से जो है ना क्रश करते हैं, ठीक है। तो उससे उसकी रीज़न ये होती है कि वो उसका फ्लेवर आता है लेकिन खड़ा प्याज मुंह में नहीं आएगा, इसलिए उसको वो कर लेते हैं। सही। बेहतर तरीका कौन सा है? बेहतर इसमें जो है वो दोनों चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन जो टेस्ट के हवाले से, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे बिरयानी वगैरह ना, उसमें अगर आप पाउडर यूज़ करते हैं तो वो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप कोई हांडी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप जस्ट अनियन को ब्राउन करके तो उसमें टमाटर ऐड करेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कटा हुआ प्याज, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितना ब्रीक कटा होगा उतनी जल्दी वो ब्राउन हो जाएगा। तो उसमें जब टमाटर ऐड करेंगे तो टमाटर के यकजन हो जाएगा, वो मुँह में नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे भी प्रॉपर अगर कटिंग हुई होगी ना तो वो एक जैसे ही टाइमिंग लेगा। रफ कटिंग करेंगे ना तो वहाँ से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कुकिंग के हवाले से मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लाजमी पूछूंगा कि बहुत सारे लोग ना जब कुकिंग करते हैं तो वो चीज़ों का बैलेंस जिसे कहते हैं ना वो नहीं एक रख पाते। मतलब हम भी खाने खाते हैं, मतलब कभी नमक ज़्यादा होता है, कभी मिर्चें ज़्यादा होती हैं, कभी वो कह लें कि उसकी ग्रेवी ज़्यादा बन जाती है, कभी बिल्कुल ही नहीं बनती। तो वो एक तनासुब जो है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कोई टिप दें। आज ख़वातीन भी हमारे इस इंटरव्यू को देख रही होंगी, घर में लोग भी देख रहे होंगे, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे। वो चीज़ें सबके पास होती हैं और वो बनाना भी उन्हें आता है, रेसिपीज़ टीवी से इंटरनेट से हर जगह से अवेलेबल हैं, लेकिन वो बैलेंस जी जी वो आज आपने बताना है। जी मैं बताता हूँ। उसमें ये होता है कि कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल मसाले लें, कढ़ाई के मसाले लें, ठीक है। अब रेसिपीज़ जो है ना वो हम नोट तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर प्रॉपर ग्रामिंग के साथ लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 1 किलो गोश्त है तो उसके अंदर आपने जो है 300 ग्राम टमाटर डालने हैं, 200 ग्राम जो है वो आपने योगर्ट ऐड करनी है, उसमें आपने 2 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड करना है, 1 टेबलस्पून जो है आपने क्रश चिली ऐड करनी है। अच्छा, अब वो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि ये चीज़ें डलनी है, बट ये नहीं देखते कि ग्रामिंग, फॉर एग्जांपल अगर ग्रामिंग देख भी लेते हैं तो घर में प्रॉपर वो वेट करके नहीं डालते ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं होते, वो बिल्कुल एक अंदाज़ा होता है, अंदाजे से डाल देते हैं। बट अभी इस टाइम जो है वो मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। आपके कप्स ऐसे हैं जिसमें ऊपर साइड पे ग्रामिंग्स लिखी होती है। अगर आपने कोई चावल बनाने हैं तो आपने जितना पानी डालना है आप उसमें उस कप यूज़ करें, उसमें आप योगर्ट यूज़ करने हैं तो आप उसमें से करें। यहाँ तक कि आप अनियन भी जो है या टमाटोस भी हैं वो भी जो अब वेट करके, छोटी सी स्केल मशीन आती है, ठीक है, आप उसमें वेट करके आप उसमें डालेंगे तो प्रॉपर उनके जो चीज़ यूट्यूब पे या टीवी चैनल पे बताई जा रही है ना वो ऑथेंटिक होती है। अगर आप प्रॉपर उसकी ग्रामिंग के साथ चीज़ बनाएंगे तो वो प्रॉपर टेस्ट, उसका नमक भी वैसे ही होगा, उसका जो है वो ग्रेवी भी एग्जैक्ट होगी। लेकिन प्रॉब्लम सिंपल वहाँ पे आती है कि जिस टाइम हम उसकी ग्रामिंग जो है ना वो नोट नहीं कर पाते। अच्छा सर, आखिर में जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपकी फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे, क्या सजेशंस देंगे कि वो किस तरह अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और फिर इस फील्ड में आए? मैं अक्सर न्यू जनरेशन को एक ही मैसेज देता होता हूँ कि शॉर्टकट नहीं करें इस फील्ड के अंदर। ये फील्ड बेसिकली इस फील्ड को समझ के इस फील्ड के अंदर आए। टाइम मांगती है क्योंकि इस फील्ड को अक्सर ज़्यादातर पता क्या होता है अली भाई,
लोग जो है ना वो सिर्फ टॉप ऑफ द रेंज पे देख रहे होते हैं कि यार इस फील्ड में जो है ना उनके देखें हमारे जो रोल मॉडल्स हैं इस फील्ड के अंदर जाकिर भाई हो गए, फिर उसके बाद 2-3 ज़ुबैदा आपा होगी, इस तरह के जो रोल मॉडल्स हैं सिर्फ उनको देखा जाता है, ठीक है। और या फिर सेकंड सिनेरियो का देखा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे शेफ़्स की बहुत डिमांड है जी, इंग्लैंड में शेफ़ की इतनी सैलरी है, कनाडा में इतनी सैलरी है। भाई ये चीज़ भी नोट करनी चाहिए कि जिनको वो इतनी सैलरी पे कर रहे हैं उनका बेचारों का 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। उस 20 सालों में उन्होंने किस तरह कहाँ कैसे कैसे काम सीखा है। और 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे एक नॉर्मल रूटीन की ड्यूटी है। 12 घंटे आप जिस टाइम चूल्हे के सामने काम कर रहे होते हो, आप 4 दिन करते हो, उसके बाद भाग जाते हो। तो मैं न्यू जनरेशन को सिर्फ ये मैसेज देता हूँ कि आप इस फील्ड में आएँ, लेकिन ये ना देखो कि आपने कहाँ जाना है, वो टॉप ऑफ द रेंज में देखो, बस मेहनत करो, बस काम करो। ये फील्ड ऐसी है कि आपकी पहचान खुद बना देगी। एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, ठीक है। स्टेप टू स्टेप अगर आप आओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, एक आखिरी जो बात है ना वो बड़ी हमारे यहाँ मशहूर भी है और इसमें हकीकत भी है यकीनन, कि माँ के जो हाथ का जायका होता है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जायका तो मर्द के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी अच्छा खाना माँ का ही लगता है, इसकी क्या वजह है? अली भाई, मैं एज अ शेफ़ ये समझता हूँ कि जो माँ के हाथ का खाना ना वो आपको किसी रेस्टोरेंट से नहीं मिलेगा, किसी 5 स्टार होटल से नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी कॉर्नर में आप चल जाएं, आपको माँ के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्यार के साथ वालदा अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है ना, मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं बना सकता। हम लोग नहीं बना सकते, कोई भी शेफ़ नहीं बना सकता। सर मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब के साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो उनके काम को, उनके लेक्चर्स को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? सर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कासिम भाई ने अपना नाम बनाया हुआ है और पूरी दुनिया में लोग उनको सुनना चाहते हैं। जिस तरह से वो लोग आप कह लें कि बिल्कुल ज़ीरो को उनकी वीडियोस देख के वो हीरो बन जाते हैं, तो वो कितने बड़े हीरो होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी मोटिवेशन वीडियोस हैं, जो उनका वर्किंग है, तो वो तो हर बंदा समझता है कि आउटस्टैंडिंग है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने अपने फाउंडेशन में एक जो नया काम शुरू किया हुआ है, वो मैं समझता हूँ बहुत आउटस्टैंडिंग है। कि जैसे वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी ग्रोइंग कर रहे हैं, और जिस तरह से इनके एक ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ को जो सपोर्ट करते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाते, उनको वो अपने फाउंडेशन के थ्रू जो है वो एक कामयाब इंसान बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। और उनको, उनके पीछे कितने लोगों की दुआएं हैं, कितनी माओं की दुआएं हैं, जो आज लड़के, जो लड़कियाँ उनकी वीडियोस देख के और उनके फाउंडेशन से पढ़कर आज एक कामयाब इंसान बने हुए हैं। उनकी फैमिलीज उनको कितनी दुआएं देती होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दुआएं हैं उनके साथ। और उन जैसी पर्सनैलिटी मेरे ख़्याल से कम ही लोगों को नसीब होती हैं। तो हम सब की बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ। इस तरह वो जो काम कर रहे हैं, और बहुत से उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो हेल्थ पे वो काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं, फिर उसके अलावा 2-3 जो न्यू प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट उनका काम है। उनका माइंड ही ऐसा है माशाल्लाह कि वो हर बंदे के दिल में जगह बना लेते हैं। थैंक यू सो मच शेफ़ असद हसन साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जब इन्होंने माँ का जिक्र किया तो यकीनन हर बंदा ही इमोशनल हो जाता है इस बात पे। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, और जिनकी इस दुनिया से चली गई हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुकिंग की फील्ड में, उनको इन्होंने ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ें बताई कि हर चीज़ को जो है ना वो एक टाइम लगता है, शॉर्टकट से आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसी नोट पे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।